आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। यही दिसंबर का महीना था जब देश में पिछले साल एक आंदोलन शुरू हुआ सीएए और एनआरसी कानून के खिलाफ, शाहीन बाग का आंदोलन। और यही दिसंबर का महीना आ पहुंचा है 2020 का, जब किसान आंदोलन कर रहे हैं सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों का। इन दोनों ही आंदोलनों की आक्रामकता इस तरह की रही कि आंदोलनों के इतिहास में ये मील का पत्थर साबित होंगे। आज जब किसानों के आंदोलन की बात होती है तो गाहे बगाहे उसमें शाहीन बाग का नाम जुड़ जाता है। कभी इसमें शाहीन बाग आंदोलन की पहचान बन चुकी दादी बिल्किस बानो शामिल होने पहुंच जाती हैं, कभी नेता ही इसे लेकर बयान दे देते हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हाल ही में कहा था कि शाहीन बाग की तरह किसानों को गुमराह किया जा रहा है। किसान नेता राजेश टिकैत ने हफ्ते भर पहले कहा था कि सरकार निरंकारी मैदान को दूसरा शाहीन बाग बनाना चाहती है। तो इन दोनों ही आंदोलनों में कितनी समानताएं हैं, किन मायनों में ये एक दूसरे से हटकर हैं और इनके राजनीतिक असर को लेकर आज बात करेंगे इस पॉडकास्ट में। मैं हूं अमन गुप्ता और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इंडिया टुडे में सीनियर असिस्टेंट एडिटर प्रभाष दत्ता। प्रभाष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक रेडियो के इस पॉडकास्ट में। शुक्रिया अमन। सबसे पहला सवाल प्रभाष जी आपसे यही करूंगा कि शाहीन बाग और किसान आंदोलनों में आप क्या समानताएं देखते हैं? कई स्तर पर समानताएं हैं दोनों आंदोलनों में। जो एक बड़ी समानता अब देखें तो दोनों आंदोलन किसी नेता ने शुरू नहीं किया। फार्मर्स के जो अपने ग्रुप्स हैं वो सड़कों पे आए, धीरे धीरे और लोग जुड़ते गए और उनका जो कंप्लेन है, जो उनकी शिकायत है वो ये है कि सरकार हाई हैंडेड अप्रोच में चल रही है और हमसे बिना पूछे हमारे बारे में फैसला किया गया। बेशक सरकार दोनों मामलों में ये कह रही हो कि जो पिछला मामला था सीए कानून को लेकर, कि वो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे उस कानून का कोई लेना देना नहीं था। वही इस मामले में सरकार अभी कह रही है ये फार्मर्स को आजादी देने वाला कानून है। ये तीनों कानून को ऊपर मिला के देखे तो, और जिस एमएसपी को बेस बना के किसान आंदोलन कर रहे हैं उस एमएसपी का जिक्र तक इन तीनों में से किसी कानून में नहीं है। तो ये समानताएं हैं कि उनका विरोध का तरीका, विरोध का कारण, विरोध पर आने की वजह और सरकार का उस पर रुख, ये सब मोटी समानताएं हैं। अच्छा प्रभाष जी, ये तो समानताओं की बात हुई। अब जरा ये बताइए कि दोनों एक दूसरे से किन मायनों में हटकर भी हैं? देखिए, आंदोलन अलग अलग ऐसे भी है कि उस आंदोलन का नेतृत्व जो था वो ज्यादातर युवा के हाथों में था जो शहरों में रह रहा था। इसका जो नेतृत्व है वो पहले आपने देखा होगा कि ज्यादातर बुजुर्ग किसान जो थे वो फ्रंट पे थे। कई बुजुर्ग महिलाएं भी फ्रंट पर थी। जो शाहीन बाग के आंदोलन में भी कुछ महिलाएं आई, लेकिन वो थोड़े लेट से मीडिया में या उनकी जो चर्चा हुई वो बाद में हुई और संख्या के लिहाज से देखेंगे तो वो उतनी नहीं थी जितना कि युवा लग रहा था और जितना एक्टिव था। एक और जो डिफरेंस था वो सोशल मीडिया पर शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट था वो ज्यादा एक्टिव था और ग्राउंड पे एक इलाके में था। यहाँ देखिए आप किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, हालांकि ये भी लिमिटेड है, ये पूरे भारत के किसानों का आंदोलन नहीं है क्योंकि पूरे भारत के किसान इससे अफेक्टेड भी नहीं है। लेकिन फिर भी जो दिल्ली के आसपास से आप आंदोलनों का देखें तो जो दिल्ली आने के रास्ते हैं 5 मुख्य, उन सभी रास्तों पर किसान बैठे हैं। पंजाब में कई जगहों पर अभी भी बैठे हैं, हरियाणा में कहीं हैं, वेस्टर्न यूपी में या कहीं और किसी शहर में है, जिलों में। जो शहरी के बजाय ग्रामीण परिवेश से जो किसानों के नेता हैं, किसान निकल कर आए हैं वो है। और शाहीन बाग में लार्जली वो अर्बन प्रोटेस्ट था, ये वैसा नहीं है। प्रभाष जी, आंदोलनों को चलाने के लिए फंडिंग की भी जरूरत होती है। अगर उस लिहाज से देखें तो दोनों आंदोलन कैसे अलग हैं? देखिए, शाहीन बाग का जो आंदोलन था उसमें जैसे कि युवा ज्यादातर थे, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो या तो उन्होंने हाल फिलहाल अपनी नौकरियां शुरू की थी या कॉलेज में पढ़ रहे थे
तो बहुत से लोग थे जिनका अपना एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, फिर भी क्राउड फंडिंग से उन्होंने अपने आंदोलन को सस्टेन किया। कुछ ग्रुप्स ने भी उनको हेल्प की। यहाँ किसानों का क्या है, ज्यादातर जो किसान अभी दिल्ली के बॉर्डर्स पे हैं वो पंजाब और हरियाणा से हैं। पंजाब के किसान जो बड़े किसान हैं वो रिच फार्मर्स भारत में गिने जाते हैं और उनके पास धन की वैसी समस्या नहीं है जैसे कि शाहीन बाग के आंदोलन की शुरुआत में उन लोगों को उठानी पड़ी थी। और ये अपना खाना पीना और जो एसेंशियल सप्लाईज है उसकी व्यवस्था करके हैं और उसके सप्लाईज को लगातार बनाए रखने की भी उनकी अपनी तैयारी है। तो ये फंडिंग दोनों ही आंदोलनों में समानता ये है कि क्राउड फंडिंग है, यानी जो प्रोटेस्टर्स हैं लार्जली वो खुद को ही फंड कर रहे हैं या वही रीच आउट कर रहे हैं लोगों तक और उससे पैसा ला रहे हैं अपने फंड ये आंदोलन को चलाने के लिए। अच्छा प्रभाष जी, इस तरह के विरोध में पब्लिक को दिक्कतें पेश आती हैं और फिर चाहे वो शाहीन बाग का आंदोलन हो या किसानों का ये आंदोलन, लेकिन मैं आपसे जरा ये समझना चाहूंगा कि आप किसका फलक बड़ा देखते हैं? देखिए, आंदोलनों का भारत का एक अलग इतिहास रहा है। यहाँ आजादी की लड़ाई जो लड़ी गई वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ही था हर तरह का। हमने वायलेंट मीन्स को ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी जैसे कई दूसरे देशों में हुआ। तो यहाँ और इसी वजह से जब भारत का संविधान बना तो उसमें जो कुछ मौलिक अधिकार दिए गए उनमें से एक अधिकार ये दिया गया कि अगर आपकी नाराजगी है सरकार के खिलाफ, कानून के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ, तो आप सिविल डिसोबीडियंस का तरीका अपना सकते हैं और उस पे आप धरना दे सकते हैं। राइट टू प्रोटेस्ट उसी के तहत भी आता है और आप रास्ता भी ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन अब वो 1950 में संविधान लागू होता है, अभी 70 साल हो गए हैं। बीते कुछ वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों में टिप्पणी ऐसी दी है और कहा है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तय करें कि दूसरे लोगों को तकलीफ ना हो और उनके आंदोलनों से अगर कोई नुकसान होता है तो ऑर्गेनाइजर्स को पे करने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। तो लेकिन शाहीन बाग में हमने देखा कि उस इलाके से लोगों को गुजरने में के लिए कोई छूट नहीं थी। वो आने जाने में दिक्कतें थी, दुकानें बंद थी, कई लोगों की रोजी रोटी उतने दिनों तक बंद रही। इस किसान आंदोलन में भी इन्होंने, हालांकि दिल्ली आने जाने में कंस्ट्रक्शन है, रुकावटें हैं, लेकिन वो पूरी तरह से ब्लॉकेड नहीं है। पंजाब में काफी टाइम तक ट्रेनों की आवाजाही उन्होंने रोक दी, कई जगहों पर सड़कें जाम कर दी, तो इससे सप्लाईज कम होती है। जैसे दिल्ली में अभी आपने नोटिस किया होगा कि कुछ सब्जियों की कीमतें बढ़ने लगी हैं जी, और लोग सोशल मीडिया पे ये टिप्पणियां कर रहे हैं, कमेंट डाल रहे हैं कि सब्जियां महंगी हो रही है और उन्हें ये पता नहीं चला कई लोगों को आखिर क्यों महंगी हो रही है, क्योंकि ये लोग बैठे हैं दिल्ली के एंट्रेंस पे और आवाजाही थोड़ी बाधित है, तो सब्जियां कम आएंगी क्योंकि जो सप्लायर्स हैं दूर से उन्हें भी ये रिस्क होता है। सब्जियां ऐसी चीज नहीं है कि अगर 2 महीने या 1 हफ्ते वो कहीं अटक जाए, 3 दिन भी अटक जाए तो वो सेफ रहेंगी, फ्रेश नहीं होंगे तो लोग खरीदेंगे नहीं, यानी उनके लिए पूरी बर्बादी है। तो अपनी सप्लाई है, अपना प्रोडक्ट है, वो दूसरे इलाकों में भेज दे रहे हैं जहां इसकी शायद मांग हो और जहां उनको थोड़ी सी कम भी लेकिन प्राइस मिल जाए। और इस वजह से दिल्ली में या उसकी कमी होगी, थोड़ी कमी होनी शुरू हो गई है, कीमतें बढ़ रही हैं। तो अब दोनों में से कौन सा मॉडल प्रोटेस्ट का बेहतर है, एक आम जनता की निगाह में जो दोनों में से किसी प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं था, वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और रोजगार में जुटा था, उसके लिए तय कर पाना मुश्किल है, कह पाना भी मुश्किल है कि कौन सा मॉडल प्रोटेस्ट का अच्छा है या खराब है। प्रभाष जी, एक और सवाल। शाहीन बाग आंदोलन में मुस्लिम सेंटिमेंट्स जुड़े थे और इसमें सिख समुदाय आगे है। ऐसे में हिंदुत्ववादी छवि वाली सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के लिए किस तरह से ये घाटा करेगा? देखिए, मैं इसको इस नजर से नहीं देखता कि एंटी मुस्लिम और एंटी सिख। वजह इसकी यह है कि जो पुराना कानून था वहाँ मुस्लिम्स
जो युवा थे या मुस्लिम फेथ इस्लाम को मानने वाले जो लोग थे वो फोरफ्रंट पे थे, लेकिन उसमें हिंदुओं की भी भागीदारी वैसे ही थी। दूसरा, वो उसका जो विरोध का लॉजिक का जो ग्राउंड था वो थोड़ा फिलोसॉफिकल था कि आप बाहर से आने वाले दो लोगों के बीच में धर्म के या उनके फेथ के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। ये उनका प्रीमाइस था। यहाँ ये किसानों का जो आंदोलन है, ये आंदोलन पंजाब और हरियाणा से आ रहा है। उसकी वजह ये नहीं है कि ये कानून किसी के भी किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल में धर्म के या किसी उस तरह के फेथ के आधार पर भेदभाव करने की बात कहता हो या किसी को सहूलियत देता हो, किसी को सहूलियत देने से इनकार करता हो। ये मसला ऐसा है कि प्रोटेस्ट करने वाले फार्मर्स पंजाब और हरियाणा में वैसे हैं जिन्हें एमएसपी रजीम का बीते 50-60 सालों से ज्यादा फायदा हुआ है। अब इनको ज्यादा फायदा हुआ और इनको डर ये है कि इन तीनों कानूनों के सही ढंग से लागू हो जाने से एमएसपी रजीम की जो एक एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है उसको खतरा है, वो शायद टूट जाए तो उनकी आमदनी पे फर्क पड़ेगा और इसलिए वो विरोध में है। क्योंकि पंजाब में सिख ज्यादा हैं तो वहां से आपको और हमें सिख लीड करते हुए ज्यादा दिख रहे हैं, जबकि इसका सिख से या किसी हिंदू से लेना देना नहीं है। हरियाणा से जो लोग आ रहे हैं उनमें ज्यादातर हिंदू हैं, वेस्टर्न यूपी से जो जा रहे हैं ज्यादातर हिंदू हैं और इन इलाकों से ज्यादातर हिंदू इसलिए जा रहे हैं कि यहाँ हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा है। इसमें जो मुस्लिम रिच फार्मर्स होंगे पंजाब के, हरियाणा के, वेस्टर्न यूपी के, वो भी यहाँ विरोध कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं इलाकों में जो छोटे फार्मर्स है, जो बहुत ही कम खेत के मालिक हैं, वो नहीं जा रहे हैं क्योंकि इनको उस एमएसपी रजीम का उतना फायदा हुआ नहीं है। तो इन दोनों जो प्रोटेस्ट है का नेचर है उसमें हिंदुत्व आप शाहीन बाग में कह सकते हैं कि वहां वो काम कर रहा था और बीजेपी की जो एक आइडियोलॉजी है, जो फिलॉसफी है, पॉलिटिकल फिलॉसफी, उसको शायद उस प्रोटेस्ट की वजह से एक रिवर्स कंसोलिडेशन वाला पुश सपोर्ट भी मिल रहा था। यहाँ वैसी कोई स्थिति नहीं देख रहा है क्योंकि ये सिख या गैर सिख, हिंदुत्व या गैर हिंदुत्व की सेंटिमेंट्स की भावनाओं के चारों तरफ नहीं ये प्रोटेस्ट घूम रहे हैं। अच्छा प्रभाष जी, आखिर में आपसे ये समझना चाहता हूँ कि किसानों के इस मसले का राजनीतिक तौर पर कैसा असर रहने वाला है? अगर पूरे भारत के स्तर पे देखें तो बीजेपी को सपोर्ट मिलेगा ज्यादा। इसकी वजह मुझे ये लग रही है कि 2-3 सरकारी कमेटियां हैं, रिपोर्ट्स हैं जो ये कहती हैं कि एमएसपी रजीम जो रही है अभी तक वो अभी भी है। एमएसपी रजीम गई नहीं है, लेकिन उसके अलावा कोई पैरेलल व्यवस्था नहीं थी उन किसानों के लिए जो एमएसपी रजीम का फायदा नहीं ले पा रहे। मसलन इसको ऐसे समझें कि अगर किसी शहर में सिर्फ बड़े मॉल्स में या मल्टी स्क्रीन थिएटर्स हों जहां टिकटें 200, 400, 500 रुपए में मिल रही हो और दूसरे 200 रुपए से कम के टिकट ना हो, तो वो लोग जो 4,000 या 6,000 या 7,000 रुपए महीना कमाते हैं वो शायद कभी भी नहीं जा पाएंगे वहां सिनेमा देखने। तो क्योंकि उनके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है, वो घर में टीवी पे देखें, वो थिएटर में नहीं जा सकते हैं। ये जो 3 कानून हैं, ये कोशिश है कि एक ऐसी व्यवस्था हो जहां अभी तक जो सिनेमा हॉल में नहीं जा पाए हैं उनके लिए भी सिनेमा हॉल की व्यवस्था हो पाए, वहां वो जा सकें। ये जो एग्जिस्टिंग एमएसपी है, इसको अभी तक जो कानून है इसके हिसाब से खतरा नहीं है। अब ये कानून आने वाले दिनों में किस तरह से काम करता है, मार्केट फोर्सेज क्या रंग लाती है, इसको लेके मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता है। लेकिन अभी तक अगर सरकारी रिपोर्ट्स और जो एनएसएसओ की सर्वे है वो ये कहती है कि किसानों को सिर्फ जितने किसान है भारत में सिर्फ 6% या उससे कम या मैक्सिमम जो एस्टिमेट है वो 10% से नीचे का है। अगर 10% किसानों को ही किसी
मैकेनिज्म का फायदा मिला है जो 50-60 सालों से अस्तित्व में है, और 90% किसान उससे बाहर हैं, और कोई सरकार ये कहे कि एक ऐसी मैकेनिज्म लेके आ रहे हैं जो उन 90% को भी इंक्लूड करेंगे पैरेलल, तो इसका फायदा राजनीतिक तौर पे देखेंगे तो जो लाने वाली पार्टी होगी इस मैकेनिज्म को, उसको मिलेगा जी। और जहां तक इन राज्यों की बात है तो आप देखें पंजाब में बीजेपी का बहुत अच्छा बेस नहीं है, सबसे ज्यादा विरोध पंजाब में है, तो बीजेपी पॉलिटिकली क्या लूज करेगी? जी, बहुत कम। दूसरी बात यह है कि अगर आंदोलन ज्यादा लंबा चलता है तो किसान केंद्र जो है वो सारे राज्यों के से मिल के बनता है, यानी किसान किसी न किसी राज्य में रहते हैं, उनका गुस्सा सिर्फ केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं होगा, राज्य सरकारों के भी खिलाफ होगा। और इस वजह से हर जगह की, खासकर पंजाब की राज्य सरकार जो कांग्रेस की है अभी, वो चिंतित भी है। उन्हें ये भी खतरा है अगर ये प्रदर्शन विरोध लंबा चला तो किसानों का कोई नेता निकल जाएगा जो 2 साल बाद जो चुनाव होने हैं, 18 महीने बाद लगभग, तो वहां जो चुनाव होने, वहां कोई अगर नेता निकला है वो डाइवर्ट होके, तो बीजेपी जिसका अपना बहुत बड़ा स्टेक पंजाब में नहीं है फिलहाल, और शिरोमणि अकाली दल जो शायद अभी एक क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी से जूझ रहा है, तो उसके पैरेलल एक और आ जाएगा जो वहां की कांग्रेस की सरकार को चुनाव में कड़ी चुनौती दे सकता है, यानी वो नाराजगी किसी दूसरे रूप में भी आ सकती है। हरियाणा में चुनाव में थोड़ा वक्त है, और तब तक अगर शांत हो जाए तो उनको नुकसान नहीं होना है बीजेपी को। आप देखते हैं दूसरे राज्यों में, यूपी में ज्यादातर किसान हैं जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, तो वो नए वाले कानून से उनको फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन इस कानून का जो नैरेटिव है वो ये है कि ये कानून उनको थोड़े राइट्स दे रहा है कि अपने उपज के, अपने खेतों के पैदावार की बेहतर कीमत मांग सकते हैं, तो एक उम्मीद है उनके लिए। तो अगर ज्यादातर छोटे और मार्जिनल फार्मर्स हैं तो उनको हम कह रहे, कोई सरकार कहे कि आपको फायदा मिलेगा, तो वो नेचुरली उससे इंक्लाइंड होंगे, उससे अटैच्ड फील करेंगे। इसलिए आप देखें तो जो पैन इंडिया रिपोर्ट्स हैं उनमें पॉकेट्स हैं जहां विरोध है। पंजाब में चूंकि ज्यादा रिच फार्मर्स हैं तो वहां ज्यादा तगड़ा विरोध है, और दूसरी जगहों पे विरोध कम है, तो उसी का रिवर्स आप देख लें पॉलिटिकल फायदे में। तो प्रभाष जी, इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे साथ बातचीत की। शुक्रिया अमन। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा ये आप हमें radio@aajtak.com पर ईमेल करके बता सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और यहाँ तक कि टेलीग्राम पर भी हम हैं, तो वहाँ हमसे जुड़ जाइए। हर पॉडकास्ट का अपडेट वहाँ समय से आता है, आपको सुनने में सहूलियत होगी। अमन गुप्ता के साथ थे आप, इजाजत चाहूंगा, नमस्कार। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन, तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां।